दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ही दिन में 45 जमानत याचिकाएं खारिज कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज़ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस अजीबोगरीब फैसले के ऊपर अपना रुख रखें, अपनी सफाई लें। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जुलाई माह के महीने में केवल एक ही दिन में और एक ही जज साहब द्वारा 45 बेल एप्लीकेशन, जो कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन थी, उनको एक साथ खारिज कर दिया गया। इन्हीं में से एक बेल एप्लीकेशन के विरुद्ध, एक आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब यह मामला आया तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की और कहा ये स्टीरियोटाइप निर्णय, स्टीरियोटाइप जजमेंट, जिसमें नॉन प्रोसिक्यूशन का हवाला देते हुए एक ही तरह से, एक ही तरीके से 45 एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी गई। इन एंटीसिपेटरी बेल को खारिज करने के क्या कारण रहे, क्यों इस तरह का अजीबोगरीब निर्णय दिया गया, जबकि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए आया है, उस स्वतंत्रता के लिए जिसका वादा उसको आर्टिकल के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में किया गया है। दोस्तों, ये एक मामला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, लेकिन अगर आप देखें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में इस तरह की घटनाएं रोज़ घटती हैं, जहां पर जजेस, मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपनी बुद्धि बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हैं और इसी तरह के स्टीरियोटाइप जजमेंट छाप रहे हैं। जिस मामले में निर्णय आया, इत्तफाक से यह मामला मेरठ शहर से संबंधित है। मेरठ शहर में किसी व्यक्ति के विरुद्ध 406, 420 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो एंटीसिपेटरी बेल के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए। उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। उनको पता चला कि उनके साथ 44 बेल एप्लीकेशन उस दिन खारिज हुई है। वो अपना मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मेरठ का मामला था, खासतौर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरठ में ही एक और मामला चल रहा है, जहां पर मदरसा संचालकों द्वारा, सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति को हड़पने का एक मामला है, जो कि 2010-11 से संबंधित है, जिसमें 2010-11 के बाद यानी कि 12-13 से लेकर 2019 तक कुल मिलाकर 158 एफआईआर दर्ज हुई। बताया जा रहा है कि 158 एफआईआर दर्ज हुई। अब इन 158 एफआईआर की अगर आप कहा, इन 158 एफआईआर में सभी में एक ही जैसी कहानी है। हैरत की बात है, सभी में कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर घटना, क्राइम रजिस्टर्ड हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। और इसमें मजे की बात देखिएगा, कुछ एफआईआर ऐसी हैं जहां पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 13(1)(c) के तहत अपराध होना बताया गया है। कुछ एफआईआर ऐसी हैं जहां पर 13(1)(c) नहीं लगाई गई, यानी कि पुलिस का या जांच अधिकारी का अपनी मर्जी है, उसका अपना निर्णय है कि वह किस केस में कौन सी सेक्शन लगा दे, जबकि कहानी एक है। अगर आप पढ़ेंगे सबकी एक जैसी कहानी है। अब जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये एफआईआर दर्ज हुई हैं, वो इंसाफ के लिए जाहिर सी बात है वो न्यायालय की शरण में जाएगा। न्यायालय से वो उम्मीद करके जाता है कि यहाँ मुझे इंसाफ मिल जाएगा, पुलिस वालों ने सही से काम नहीं किया है, वहाँ मेरी बात सुनी जाएगी। लेकिन न्यायाधीश महोदय तो बिल्कुल ही आंख बंद कर बैठ गए हैं। उनके सामने आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए कि साहब मैं प्राइवेट व्यक्ति हूँ। जो मदरसा संचालक हैं वो प्राइवेट व्यक्ति हैं, सरकारी व्यक्ति नहीं है, लोक सेवक की परिधि में नहीं आते। आप कितना भी चीखिए चिल्लाइए कि साहब मैं लोक सेवक नहीं हूँ, फिर मेरे ऊपर 13(1)(c) क्यों है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिन केसेस में 13(1)(c) ऑलरेडी पुलिस द्वारा नहीं लगाई गई, वहाँ क्यों नहीं लगाई गई? क्या न्यायाधीश महोदय ने किसी को नोटिस जारी किया? क्या उन्होंने कोई संज्ञान लिया? नहीं लिया जा रहा है। क्यों? अपना आंख और अपना दिमाग बंद कर बैठे हुए हैं। इस तरह से न्यायिक व्यवस्था मैं समझता हूँ बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली, और किसी भी देश की न्याय व्यवस्था इस तरह से नहीं चला करती। भारत का संविधान लोगों को आज़ादी देता है, उनकी गिरफ्तारी से उनको बचाव के तरह तरह के उपाय देता है। आर्टिकल 21 उनको उनकी आज़ादी सुनिश्चित करता है। फिर सीआरपीसी में जाके 438 उनको एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान देती है। उसके अलावा रेगुलर बेल का प्रावधान है। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अब से नहीं, सन 1970 से कहता आ रहा है कि जेल इज़ एक्सेप्शन, बेल इज़ मैटर ऑफ राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को, उनके डायरेक्शन को धता बता दिया जाता है, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। रोज़ इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है। कितने भी फैक्ट आपके पक्ष में हो, मजिस्ट्रेट और जुडिशल अधिकारी, सेशन कोर्ट के अधिकारी अपना जहन बनाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने क्राइटेरिया बना लिया है, इस सेक्शन में है तो बेल होगी, इस सेक्शन में है तो बेल नहीं होगी। चाहे एविडेंस कितनी भी आपके फेवर में आ रही हो, एविडेंस बाद की बात है।
लोग ये भी कहते हैं कि भाई एविडेंस बाद में आएगी, बाद में ये मुकदमा भी चलेगा, फिलहाल उसको जमानत दें, लेकिन नहीं, दिमाग बंद करके बैठे हुए हैं। स्टीरियोटाइप जजमेंट हर अधिकारी आजकल दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कारण शायद सुप्रीम कोर्ट ही है। एक तो हर अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से डरता है कि वो कहीं नोटिस कॉल ना कर लें, शिकायत ना हो जाए। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट जाने का ख्वाब भी देखते हैं। तीसरा, आजकल उनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा हो गई है 6 पे और 7th पे कमीशन के बाद कि अब वो अपनी सैलरी को एंजॉय करते हैं और किसी तरह के बुद्धि नहीं लगाना चाहते। इसी तरह से पॉक्सो एक्ट का मामला है, जहां फर्जी मुकदमे, कितने सारे फर्जी मुकदमे और बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं। 3-3, 4-4 साल से एविडेंस नहीं आ रही है, चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, लेकिन वो सुनने वाले नहीं हैं। अरे भाई, अगर आप नहीं सुनने वाले हैं तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों आपने ये सारी व्यवस्था बनाई हुई है? सीधे क्लर्क से कह दो कि जो भी अपनी बेल एप्लीकेशन लेकर आए उसको यहीं खारिज बनाकर दे दीजिए। आप बेल एप्लीकेशन तैयार कीजिए, वकील तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, बेल मूव करते हैं, उस पर तारीख लगती हैं कि सब आज रिपोर्ट नहीं आया, आज सीडी नहीं आई, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, कभी जाकर उसको बहस होती है, उसके बाद आप ध्यान से सुनते नहीं, उठाकर खारिज। तो भाई अपने उसको क्लर्क को कह दीजिए कि जैसे ही कोई बेल डालता है उसको हाथ खारिजा बनाकर दे दीजिए। क्यों ये सारी व्यवस्था आप लेकर बैठे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, लेकिन निचली अदालतों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो मामला संज्ञान में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना नोटिस लिया है। 45 एंटीसिपेटरी बेल एक ही दिन में एक ही जज साहब द्वारा खारिज कर दी गई। यह मामला एक न्यायालय का नहीं है। मैं कह रहा, ये भारत के सभी प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में है और लोअर कोर्ट में तो हालात बहुत ही खराब हैं। इन हालात को सुधारना होगा। लोग क्यों वकील के पास जाएंगे? लोग क्यों न्याय के लिए अदालतों के पास जाएंगे? फिर तो इन चीज़ों से रिश्वत को ही बढ़ावा मिलता है। एक जोक चला करता है सोशल मीडिया पर कि एक बुजुर्ग जब 20 साल बाद बेगुनाह साबित हो गए तो उन्होंने जज को दुआ दी कि ईश्वर तुम्हें अगले जन्म में दरोगा बनाए। जज साहब ने रोका कि आप मुझे दुआ क्यों दे रहे हैं? मैं तो जज हूँ, दरोगा से बहुत बड़ा होता हूँ। तो उसने कहा, बुजुर्ग ने, कि साहब होंगे आप बड़े, दरोगा जी ने जिस बात को लिख दिया था उसको सही साबित करने में आपको 20 साल लगे। ये मजाक की बात है, लेकिन ये हकीकत है। अगर इसी तरह थानों से न्यायालय चलेगा, अगर इसी तरह से थानों से कानून चलेगा, तो स्थिति बहुत भयंकर वाली ख़राब होने वाली है। मामला सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक व्यापक पहलू अपनाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेल के ऊपर एक नया कानून लेकर भी आने वाला है। उसने एक डायरेक्शन दिया हुआ है, 3 महीने का समय देता है। वो 3 महीने का समय बीत भी गया है, अभी तक उस पर कोई रिपोर्ट, कोई नई चीज़ निकल कर नहीं आई है। आज ये भी खबर आई है IPC CRPS के ऊपर भी कोई नया सब बिल आने वाले हैं। कर देखते हैं उसमें क्या सुधार होता है। बहरहाल ये स्थिति बहुत ख़राब है, इस स्थिति को सुधार आना ही होगा, सुधार करना ही होगा। वीडियो आपको तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।